पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आप सब लोग जानते हैं कि हर सुबह ठीक 8 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और 9 बजे तक हमारा साथ रहता है और कोशिश बस इतनी सी होती है कि आपकी सुबह में कुछ प्यारे प्यारे से रंग भरते हैं। एक प्यारा सा थॉट है कि कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि लाइफ बिकम्स मोर मीनिंगफुल व्हेन वी रियलाइज दिस सिंपल फैक्ट दैट द मोमेंट वी आर लिविंग इन विल नॉट बी अगेन विद अस। जो लम्हा हम जी रहे हैं, ये लम्हा हमारे साथ है, लेकिन ये लम्हा अगर हम कितनी भी कोशिश करें दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए जो लम्हा मिलता है उसे पूरा जिएं और कोशिश करें कि हमारा जिया हुआ लम्हा दूसरों के लिए आरामदेह हो, दूसरों के लिए फख्र के बात हो, दूसरों के लिए उनके लिए एक रास्ता बने। कुछ इस तरह से हम कोशिश करें। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपका मेजबान हाजिर खिदमत हूं तबरेज मदनी और मेरा साथ दे रही हैं आज मेरे इस प्रोग्राम में मेरी साथी हुमैरा शफी। हुमैरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। घर में सब कैसे हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम। हुमैरा आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ प्रोग्राम में बैठने का मौका मिला। It's really an honor for me to sit next to you, sir. It's an honor, it's really an honor। हमारा आज बहुत सारी चीजें हैं, आज का खास दिन है, स्पोर्ट्स डे भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस बारे में बात करें। जी जरूर, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने आगाज में जो जिंदगी के बारे में बोला, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि हमें हमेशा जिंदगी को खुल के जीना चाहिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वी शुड नॉट हार्म एनीवन। सो तबरेज भाई, आज जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी, जो बास में प्ले ग्राउंड है, वहां पे मैंने कई सारे बच्चों को खेलते हुए देखा। दे वर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, यू नो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और क्योंकि नाज़रीन आप भी जानते हैं, क्योंकि जो खेल है उनकी काफ़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, और खेलों के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हर शख्स जो खेलता है उसकी सेहत अच्छी होती है, और जब सेहत अच्छी होती है तो जाहिर है ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। जनाब, ज़िंदगी और ज़िंदगी में जो खेलों की अहमियत है उसको और ज़्यादा उजागर करने के लिए आज का जो ये दिन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, यौम खेल, हर साल 29 अगस्त को हमारे देश में मनाया जाता है। और इसके पीछे ये भी कहानी है कि मेजर ध्यानचंद, जो कि एक बहुत ही मशहूर हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, उनका जन्मदिन भी आज ही है। 1905 को उनका जन्मदिन था, उनका जन्म हुआ था। और नाजरीन, अपने पूरे करियर में उन्होंने जो है 100,000 से ज़्यादा गोल्स बनाए और उन्हें कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। खैर तबरेज भाई, जब हम पर्टिकुलरली खेल के बारे में बात करते हैं, खेलों की वजह से न सिर्फ हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, बल्कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत बेहतर होती है। और रिसर्चर्स का भी यही कहना है कि जो लोग खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं वो बुरी आदतों से दूर रहते हैं। जी, और कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक
तंदुरुस्त जिस्म में ही एक तंदुरुस्त दिमाग पनपता है। जी। अगर हम तंदुरुस्त हैं, जिस्मानी तौर तंदुरुस्त हैं, तो डेफिनेटली हमारा जिस्म भी तंदुरुस्त ही होगा। और जैसा कि अभी हुमैरा ने कहा कि आज का जो दिन है मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है, जी हाँ, ये दिन उन्हीं को डेडिकेट किया गया है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और स्पोर्ट्स के हवाले से बात की हुमैरा ने कि उन्होंने यहाँ प्लेग्राउंड में बच्चियों को देखा खेलते हुए। और मैं आपको बता दूं, संडे अभी एक दिन पहले की बात है, तो संडे का दिन जो था बहुत खास था कश्मीर में, जहां एक तरफ वुमेन्स पेंचिंग स्लेट की लीग खेली गई, खेलो इंडिया की 2023, जहां से बच्चियों को मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का। और वही बच्चियां अब आगे खेलो इंडिया के नेशनल जो हैं होने वाले हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ ही साथ यहीं पर कश्मीर में हमारे बगल में जो सुनवार का जो हमारा शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर वुमेन्स क्रिकेट का फाइनल भी खेला गया। T20 का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें 12 फीमेल टीम्स ने शिरकत की थी। और फाइनली अनंतनाग रेबल्स ने इस टाइटल को अपने नाम कर दिया। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट रहा और एलजी साहब वहां चीफ गेस्ट थे। और साथ ही साथ पोखरिबल लेक में पहली बार हिस्ट्री में, कश्मीर की हिस्ट्री में, पोखरिबल लेक में वाटर स्पोर्ट्स का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। छोटी बात नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। और हमारी अपनी ही कश्मीर की लड़की, कश्मीर की बेटी बिल्किस स्मीर, जिसे हम वाटर क्वीन के नाम से जानते हैं, उसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था और चाहा था कि पोखरिबल इलाका जो है, जहां पर स्पोर्ट्स की, खासकर वाटर स्पोर्ट्स की गुंजाइश बहुत है लेकिन एफर्ट्स नहीं किए जाते, तो उन्होंने ये एफर्ट किया और फाइनली एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट वहां देखने को मिला और बहुत सारे बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया। स्टेट चैंपियनशिप थी ये। तो इस हवाले से हमने बात की, स्पोर्ट्स के हवाले से बात की। तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की जिंदगी में, आप किसी भी उम्र के हों। अब तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये नारा ही है कि फिट इंडिया, और हर किसी के लिए खेल। अभी हमने देखा है रिसेंटली कुछ टूर्नामेंट ऐसे हुए जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन्स को भी खेलने का मौका मिला, उन्हें भी मौका दिया गया कि वो भी आएं और वो भी थोड़ा सा खेलें और थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को उजागर करें, फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा जिंदा करें। क्योंकि अब क्या हो गया, हमारी सेडेंट्री लाइफ हो गई है, चाहे बच्चे हों, जवान हो या बुजुर्ग हों, किसी के पास वक्त ही नहीं है फिजिकल एक्टिविटीज का। पहले जमाने में ऐसा होता था कि आपको कहीं भी जाना होता था, या तो आप साइकिल से जाते थे या आप वॉक करके जाते थे। अब जहां भी जाना है आप गाड़ी से जाते हैं या टू व्हीलर से जाते हैं। तो कोशिश करें थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आप बहुत लंबे वक्त तक जवान नजर आएंगे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे थे रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इट। खैर नाजरीन, आगाज में आप तक हम मौसम और शहराओं के हवाले से भी जो है जानकारी पहुंचाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज श्रीनगर का मौसम खुश्क ही रहेगा। दर्जे हरारत की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 28, कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 33, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी नाजरीन बताना चाहेंगे कि आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिली है और SSG रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। मजीद इतलात के लिए आप दिए गए नंबर जो कि टेलीविजन स्क्रीन पर अभी आप के डिस्प्ले हो रहे होंगे, उनसे भी राबिता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये अपडेट करवाने के लिए, शहराओं के बारे में आपने इतला दी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि SSG रोड पर दोनों तरफ ट्रैफिक को चलने की इजाजत है, लेकिन टाइमिंग सेट है, तो वो टाइमिंग से एक बार कंफर्म कर लीजिए कंट्रोल रूम से। और साथ ही साथ अगर मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड पर भी दोनों तरफ ट्रैफिक को चलने की इजाजत है। आगाज में एक खूबसूरत सी सौगात होती है आप सबके लिए। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपके लिए तैयार है फेरोज अहमद शाह और साथियों की आवाज में। तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से नजराने को।
ناظرین فیروز احمد شاہ تہ ستین ہند آواز مز وچھو تہ یہ کلام بوزو تہ یہ کلام تو ومید چھ تہ یہ کلام ٹارک ہوتمت تھی وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے این کے گڈ مارننگ جے این کے مز آز تہندس خدمت حاضر ہیت اخ خاص مہمان آز کرو اس کت صحافت صحافت سو امپارٹنٹ آسپیکٹ آف لائف یم برائے سن زندگی نامکمل اگر نا صحافت آس تام واتن نا فیکٹس کہین گھون تر پزس گھون روبرو کہین یہ کام صحافت کران تو آج سٹوڈیوس مز مدعو کرمت جناب بشیر منظر صاحب بشیر صاحب تہد سٹھا استقبال پروگرام شکریہ شکریہ تبریز بشیر صاحب صحافت ست تہد واریاہ وقت پہ رودمت یہ کانٹیکٹ صحافت ست یہ سڈن کن یہ پلانڈ یہ بڑا انٹرسٹنگ اگر بہ وچ پنہ زندگی تہ پن صحافت سفر اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ بہت آئی تھنک آئی واز 18-19 ایئرس اولڈ بہت ٹنگ مرگ بسان بیسکلی اے بیوٹفل پلیس وندہ شین پیومت تو بہت أکس دوست ست پکان اتہ ہاسپٹل ٹنگ مرگ ہاسپٹل لولی لوکیشن اتہ مے ٹیچر اخ مے ہمسائے تہ یہ بڑا پریشان مے کیا دلیل سرور صاحب اس تمہن ناو تم بچی بیمار سہ کرم ریفر SMH سری نگر اتہ نا ایمبولینس ایویلیبل کی اینی وے اس کور مے ارینج کتان گاڑی تمن دن آس نا گاڑی ییژا کی وے بیک
گاڑِ کتہِ آسہٕ بسہٕ آسہٕ مُشکِلن بنان کتہِ تام أسۍ وٲتۍ SMS ہاسپِٹل أتھۍ پٮ۪ٹھ أتھۍ سۭتۍ گوٚو ہیوی سنو فال روڈ گوٚو أکِس دۄہس بنٛد بہٕ پھسیوس اِنگلِشٕکۍ گرِکٮ۪ن چھنہٕ پاے کِہیٖنۍ بہٕ چھُس ہاسپِٹل منٛزٕے 2 دۄہن أمِس گٔے سٔرجری بچی وٹ ایور 2 دۄہن کیٛاہ وٕچھ مےٚ ہسپتال بہٕ گوس بڑٕ ڈسٹرب یِم چیٖز مےٚ تتہِ وٕچھ تمہِ ساتہٕ ہاسپِٹل بہٕ ووتُس گرٕ تہٕ مےٚ اوس لیکھنُک پرنُک اوسُم شوق لۄکچار پٮ۪ٹھے مےٚ لیوٗکھ اکھ مضموٗن ؤنِو سا رِپورٹ ؤنِو سا آز ونس بہٕ رِپورٹ تمہِ دۄہ لیوٚکھ مےٚ کیٛاہ تام سُہ تمہِ دۄہن اوس نہٕ انگریزی اخبار ییٚتہِ کُنہِ اس لیے لیوٚکھ مےٚ یہِ حالانکہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ لیکھُن لوگ مےٚ آو ٹایٹل تمہِ لیوٚکھ تمہِ ساتہٕ انگلشس منٛز ذہنس منٛز ہیلتھ ٹیکس صحت کا لگان کوٚر پتہٕ مےٚ ٹرانسلیٹ پانے مےٚ لیوٚکھ سُہ مضموٗن لفافس منٛز بوٚرُم تِمن دۄہن اوس نہٕ ای میل یِم وٹس ایپ وغٲرٕ کینٛہہ لفافس منٛز بوٚرُم تتھ لیوٚکھُم ایڈیٹر آفتابُک ایڈریس تہٕ کوٚرُم پوسٹ ٹنگمرگہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ ووٚنُم نہٕ کٲنٛسی دوستس مےٚ دوٚپ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ چھپے تو میری سبکی ہو جائے گی چھپا تو ٹھیک ہے پھر ہو گیا تو پرابلم ہو جائے گی تو روز میں آفتاب خریدتا تھا اردو میں آفتاب خریدتا تھا انگلش کا انڈین ایکسپریس آتا تھا لیکن وہ ایک دن بعد آتا تھا آج کا اخبار ایگزیکٹلی آفتاب روز آتا تھا تیسرے یا چوتھے دن میں نے حسب معمول آفتاب خریدا تو چوتھے پنے پہ 8 کالم کی سرخی لگی ہے صحت کا لگان اور میرا نام لے کے اس وقت میرا پین نیم بشیر منظر نہیں تھا میرا اوریجنل نام بشیر احمد نائک لے کے So I was so excited. I bought 4 newspapers. چھوٹا تھا ابھی انکم کچھ نہیں تھی 4 نیوز پیپر خریدنا بہت بڑی بات تھی. I went to all the relatives, all my friends. Hey, وٕچھِو سا بایا میون ناو چھُ اخبارس چھپیومُت. I think that day something clicked in me that I am meant for this kind of job. حالانکہ میں نے بہت دیر سے پھر صحافت شروع کی. اس کے بعد میں نے I was a government teacher for some time. Then I resigned from that job after 10-12 years and decided میں لکھتا رہا مضامین لکھتا رہا اور شاعری بھی ٹوٹی پھوٹی کرتا رہا لیکن 93 میں I decided no my heart lies here. میں اس کے بغیر شاید اپنا آپ ادھورا لگ رہا ہے سب کچھ ادھورا لگ رہا ہے. So in 93 I resigned from government job. حالانکہ گورنمنٹ جاب کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے آج کے دور میں امپلائمنٹ کا کتنا کرائسس ہے. I took a risk. I said see let's see what happens and I joined Greater Kashmir. انہی دنوں انگریزی کیونکہ میرا انگریزی کا ہی میرا سبجیکٹ تھا. I have done my masters in English. So میرا انگریزی میں ہی زیادہ تھا. اردو میں بھی لکھتا رہا ہوں تو میں نے گریٹر کشمیر جوائن کیا ایز رپورٹر. دین آئی بیکیم ایسوسیٹ ایڈیٹر آف دیٹ نیوز پیپر. فائنلی سفر چلتا رہا. 96 میں نے اپنا نیوز پیپر کشمیری امیجز ایز ویکلی شروع کیا. 2002 میں اس کو پھر ڈیلی میں ٹرانسفر کیا. تو سفر بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ ایبرپٹ نہیں ہوا. کہیں تھا کچھ. دیر واز سم تھنگ ان می وچ وانٹیڈ می ٹو موو ان ٹو دس ڈائریکشن. لیکن وہ کلک ہوا اس ہاسپٹل میں جا کے. وہاں سے جو میں نے وہ لکھا وہ جو کچھ بھی میں نے لکھا اور پھر میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ اگر آفتاب میں وہ چھپا نہیں ہوتا تو میں شاید صحافی نہیں ہوتا. تو وہ خواجہ ثناء اللہ بٹ صاحب پھر میرے بزرگ تھے اور پھر ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات. جب میں صحافت میں آیا میں تو بہت پرانی بات کرتا ہوں جب انہوں نے چھاپا تھا ان دنوں تو میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا صرف نام سنا تھا. لیکن پھر 93 میں جب فل فلیجڈ میں میڈیا میں آ گیا تو ان کے ساتھ ملاقاتیں اکثر ہوتی تھیں. ان نے بہت ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. تو آج اس موقع پہ مجھے یاد آئے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کا رتبہ بلند کرے وہاں پہ جہاں آج وہ ہیں. تو ان کا ہی یہ دیکھیے یہ حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے. کسی بچے نے بھیج دیا کوئی آرٹیکل مدیر کو اچھا لگا ان نے اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے اس کو چھاپ دیا. اس طرح انہوں نے ایک میرے اندر کا جو صحافی ہے اس کو جگہ دیا اور آج بشیر منظر آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے. وہ جو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر چنگاری تھی اس کو ہوا دی اس ایک جو اس وقت اخبار میں چھپا میرا. جی ایگزیکٹلی. جی سر واٹ اباؤٹ یور بیسک اسٹڈیز. آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے بارے میں بتائیے وہ کہاں سے حاصل کی ہے ایز ویل ایز جرنلزم کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں میں نے کہا میں ٹنگمرگ میں رہتا ہوں. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بہت ہی خوبصورت گاؤں چک فیروز پورہ. دریا نالا فیروز پورہ کے کنارے پہ اوپر افروٹ ہے ادھر جنگل ہے تو بڑا شاعرانہ ماحول ہے اور ہمارے گاؤں میں بڑے اچھے اچھے شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ایک صاحب پڑوس میں گاؤں ہے تریرن اس کو بولتے ہیں. تریرن میں پرائمری اسکول تھا. مجھے آج بھی یاد ہے اپنا بچپن کہ جب میں نے پرائمری اس گورنمنٹ اسکول میں میرا ایڈمیشن ہوا پرائمری اسکول میں تو
टाट हुआ करते थे वो खुरदुरे से टाट स्कूलों में उसी पे बैठते थे। अच्छा। या आज की तरह डेस्क वगैरह नहीं हुआ करता था, गर्द होती थी, डस्ट होता था, लेकिन टीचर्स बहुत प्यारे हुआ करते थे। मुझे आज भी अपना उस्ताद याद है, जो मेरा पहला उस्ताद था, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, मोहम्मद शफी खान, मेरे ही गांव के थे, जिनने मुझे स्कूल में एडमिट किया बेसिकली। बहुत अच्छे शायर थे, तो बहुत सारे अच्छे उस्ताद थे। तो शुरुआत वहां से हुई जी। उसके बाद वहीं जंगलोरा हायर सेकेंडरी, फिर हाई स्कूल मागाम हायर सेकेंडरी। तो उस बीच मैंने जब 12th किया तो मुझे एकदम से नौकरी मिल गई जी। तो यू नो फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो मैंने जॉब एक कर ली वहां पे, वो लोकल नोटिफाइड एरिया कमेटी, आजकल तो उन्हें म्यूनिसिपल कमेटीज कहते हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी में मुझे जॉब मिल गई। सो आई डिडंट गो टू द कॉलेज, बट पढ़ने का बहुत शौक था। सो आई स्टडीड एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। आई डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। तो कुछ साल के बाद मुझे ग्रेजुएशन के करने, इसी प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे ही ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे जॉब मिल गई एज टीचर। गवर्नमेंट टीचर हो गए? गवर्नमेंट टीचर, इट वाज बिग थिंग गवर्नमेंट टीचर बन जाना, यू नो, गारंटीड जॉब, लाइफ टाइम, फिर पेंशन भी होगा, सब कुछ होगा। सो आई स्टडी ड्यूरिंग माई टीचिंग प्रोफेशन, आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन इंग्लिश। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि 93 में बस बना गया कि नहीं, बस हो गया, बहुत पढ़ा लिया बच्चों को, अब थोड़ा कुछ और कर लें, तो सहाफत की तरफ आ गए। वैसे साहब, जब आपने ये प्लान किया कि अब सहाफत ही करना है, इसी की ओर आना है, जो खलिश अंदर थी, जो अंदर एक चिंगारी थी, कभी उसने ये तो नहीं दिखाया कि कहीं जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी है, या कहीं, क्योंकि मास्टर्स आपने अंग्रेजी में क्या था जी, लेकिन जर्नलिज्म की पढ़ाई तब तक नहीं करी थी? ना, मैंने उसके बाद भी जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की है। कभी करने की जरूरत नहीं, मुझे कभी महसूस नहीं हुई। क्यों, मैं बताऊं आपको कि ये कोई, मैं ऐसा नहीं कि कुछ वो अपना कोई बड़ापन बोल रहा हूं, लेकिन मैंने बचपन से, मैंने कहा ना, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी बचपन से। जब मैं बहुत ही छोटा था, घर में माहौल था न्यूज़पेपर आने का, क्योंकि घर में पढ़े लिखे लोग थे, तो घर में न्यूज़पेपर आता था। पहले उर्दू के पेपर आते, कश्मीर में इंग्लिश का पेपर तो बहुत देर से आया ना, यहाँ लोकली इंग्लिश का पेपर कोई नहीं था। इंग्लिश के पेपर जो आते थे दिल्ली से आते थे, बाद में जम्मू से कश्मीर टाइम्स वगैरह आते थे। तो दिल्ली से जो पेपर आते थे वो टंगमर्ग दूसरे दिन पहुंचते थे। तो लेकिन मेरा बचपन से, मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने का आदी था, और आई वुड इवन समटाइम्स न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ के मैं इसकी गलतियां भी निकाला करता था कि यहां से चूक हुई है इनकी, ये हुआ है, रिपोर्ट इस तरह होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था। सो दैट वाज इन मी। सो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, नॉट ओनली न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड लिटरेचर वगैरह। आज भी माशाल्लाह अगर आप मेरी लाइब्रेरी देखें घर में, तो इट्स अ वेरी रिच लाइब्रेरी विद एवरी काइंड ऑफ बुक्स। सो आई नेवर थॉट कि मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं जाऊं और एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करके आ जाऊं। फिर बहुत सारे सेमिनार, सिंपोजियम्स वगैरह होते रहे, जहां हम कोई सब कुछ सीख के कहीं से नहीं आता है, तो जहां हमने भी बहुत अपने बुजुर्गों से, मैंने जैसे अभी आपको ख्वाजा सन्नाला साहब की बात की, हमारे सूफी गुलाम अहमद साहब थे, उनके साथ बहुत बैठकें होती थी, बहुत बार मिला करते थे। जितने भी हमारे सीनियर सहाफी थे यहाँ पे, तो उनकी भी हम पे दस्ते शफकत रही, वो भी हमें सिखाते रहे कहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है। तो वो जो सलाहियतें अगर कुछ थी हमें, तो उनका वो फाइन ट्यून होता गया। सर, चूंकि जर्नलिज्म की भी कई सारी टाइप्स है, वी डू हैव प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल, तो आपने प्रिंट मीडिया का ही चुनाव कैसे किया? बिकॉज मोर इंटरेस्टेड। नहीं, ये कहना अजीब सा लगता है कि आई वॉज बेसिकली अ राइटर, आई यूज्ड टू राइट। Okay. I'm a poet. I used to write poetry also. So अफसाने भी लिखे हैं कुछ, तो इसलिए राइटिंग का ज्यादा शौक था। हालांकि आज आई रेग्रेट, क्योंकि जब से ये सब कुछ आ गया, इंटरनेट वगैरह, तो अब सिर्फ कीबोर्ड पे बैठ के उंगलियां चलाते हैं, तो अब लिखना तो आता ही नहीं है। पेन तो कब का पता नहीं कब हाथ में उठाया था। बट जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सवाल है, सो आई हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दूरदर्शन केंद्र हियर। मैंने बहुत सारे न्यूज़ मैगजीन्स यहाँ पे वीकलीज किए हैं, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे किए हैं। मैंने पूरी जवानी इसी दूरदर्शन केंद्र में गुजार दी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स करके। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी ये नहीं कि मैं सिर्फ उनसे भी जुड़े हुए थे, इसके साथ भी मैं जुड़ा रहा, मुकम्मल तौर पर जुड़ा रहा। बहुत सारे न्यूज़ प्रोग्राम्स किया करता था मैं। बस साहब, आपने बात करी कि 93 में आपने जॉब छोड़ दी। आप वाहिद अपनी फैमिली के सहाफी हैं, आपकी फैमिली में आपसे पहले सहाफी कोई नहीं था? नहीं, मुझसे पहले कोई सहाफी। आप पहली बार इस फील्ड की तरफ आए थे। एग्जैक्टली। 93 में जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, तो फैमिली का रोल बताया, फैमिली की रिएक्शन बताया। मैं खुदगर्ज था, खुदगर्ज इस लिहाज से मैंने किसी से मशवरा नहीं किया। सो आई वॉज अ सेल्फिश,
आई हैव बीन सो, मैं आप उसको सेल्फिश कहते हैं या ये कहते हैं कि रिस्क टेकर, जो मन में आया कर दिया. अभी आप शुरुआत में कह रहे थे कि जिंदगी जो जी भर के जो, दैट काइंड ऑफ लाइफ आई हैव लिव्ड. हाँ, खुद गर्जी इसलिए कहूंगा कि मैंने किससे मशवरा नहीं किया. जस्ट एक दिन मन में आ गया कि बहुत हो गया, क्योंकि रोज लिखता था कुछ. लेकिन अब प्रॉब्लम ये होते हैं व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, आप लिखोगे किस पे, क्योंकि आपके कुछ अपने सर्च रूल्स भी होते हैं. वेयरएवर यू आर, हमारी सहावत में यहाँ भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं. सो आई वांटेड टू राइट, आई वांटेड टू बी ए फुल फ्लेज्ड जर्नलिस्ट. तो मुझे पता था कि कितनी मुसीबतें आने वाली हैं, क्योंकि एक सेट इनकम आपकी आ रही है जिसपे आपका बजट बनता है घर का, चाय पानी सब कुछ का होता है. यू नो एवरीथिंग, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है. एकदम से वो बंद हो जाएगा. And you are jumping into such kind of a world where you have no experience. You don't know what will happen to you tomorrow onwards. But I don't know what was it. And you even don't know whether it's going to work or not. Whether it clicks or not. You could be a failure, disaster. And you would be crying tomorrow that what I have done. And ये गवर्नमेंट जब ऐसी रिजाइन करना, ऐसी बात नहीं कि कल आपको सर जी गलती हो गया आप वापस तो दे दो जॉब, ऐसा तो होना नहीं था. सो इट वाज रियली अ बिग डिसीजन which I took unilaterally by myself without consulting. And इसीलिए मैंने खुद गर्ज कहा, without consulting with my family and others. But my family has always been a great support right from childhood. Whatever ventures I have done, जो कुछ भी मैंने किया है वो सब उसमें फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा. तो इसमें भी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, तभी जाके मैं टिक पाया. अदरवाइज मुमकिन नहीं था, क्योंकि यू नो अभी तो लोग सहाफियों को लेके क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. एंड अ प्लेस लाइक कश्मीर जहां आपका रेवेन्यू, प्राइवेट रेवेन्यू उतना नहीं है, ये कोई इंडस्ट्रियल बड़ी स्टेट नहीं है जहां आपका एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा फ्लो हो. हियर यू डिपेंड ऑन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम. और रीडरशिप कितनी लॉयल है आपकी और कितनी बड़ी है, कितनी वसी दिल रीडरशिप है. तो इस माहौल में इट्स वेरी डिफिकल्ट सर्वाइव. तो बट अल्लाह का करम है कि मैंने कहा 96 में वीकली शुरू हुआ, 2002 में डेली किया, आज 2023 है और चल रहे हैं माशाल्लाह. और आज की डेट में आई हैव माय ओन प्रिंटिंग प्रेस, माय ओन न्यूज़पेपर, एंड आई हैव at least 42 people working with me, my colleagues. So the newspaper is able to pay salary to these 42 people. मैं टीचर होता, मैंने बड़े बच्चों को पढ़ाया होता, मैंने पढ़ाया भी है बहुत सारों को. मेरे स्टूडेंट्स बहुत जगह अच्छे अच्छे ओहदों पे भी काम कर रहे हैं. लेकिन यहाँ आके मैंने एटलीस्ट, मुझे एक सेटिस्फैक्शन है कि जितनी भी स्ट्रगल हुई है, एटलीस्ट आई हैव बीन एबल टू प्रोवाइड some sort of employment to at least 30-40 people, and that's my satisfaction. जी, सहाफत जैसे कि आपने कहा, न्यूज़पेपर में जब आप आए तो आपने एक डेली पेपर को ज्वाइन किया, वहाँ से एक छोटी मोटी इनकम शुरू हुई, वहाँ से सफ़र शुरू होते होते फिर फाइनली आपने फिर अपना न्यूज़पेपर शुरू किया. ये जो सारा सफ़र था, नौकरी छोड़ के फिर से नौकरी करना और फिर अपना एक शुरू करना, इसके बारे में हमें बताएं. देखिए, बेसिकली सच बात आपको बताऊं कि शायद मेरे मिजाज में नौकरी करना नहीं था, इसीलिए शायद मैं सरकारी नौकरी छोड़ के, मैंने कहा 2 नौकरियां मैंने सरकार की छोड़ी है. एक मैं टाउन एरिया कमेटी में वहां था, वो भी छोड़ी मैंने, आई रिजाइन. फिर मैं टीचर था, वो भी मैंने छोड़ दी. फिर मैंने अखबार में नौकरी की और वो भी मैंने छोड़ दी. शायद कहीं पे वो क्या कहें आप, वो इंडिपेंडेंट खुद करने का कुछ था कि मैं खुद करूं. मैं कहीं जगह जॉब करने के बजाय ऐसा बन जाऊं कि मैं किसी और को जॉब प्रोवाइड कर सकूं. मे बी इट वाज समवेयर बिहाइंड माय माइंड. हालांकि मैंने बहुत न्यूज़पेपर्स में जॉब नहीं की है, लिखा है ऑल ओवर इंडिया. आई हैव बीन पब्लिश्ड इन इंडियन एक्सप्रेस में मैंने लिखा है, टेलीग्राफ कोलकाता में मैंने लिखा है, पाकिस्तान न्यूज़ में मैंने लिखा है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में मैंने लिखा है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारे न्यूज़ मैगजीन्स में, आज भी मैं कभी कभी लिखता हूँ, BBC में मैंने बहुत लिखा है, सब जगह. सो मगर पॉइंट ये है कि कहीं वो बंद के नौकरी करने का शायद मुझ में शायद वो हिम्मत नहीं है या मेरी तबीयत नहीं है, आई डोंट नो. इसीलिए मैंने शायद सारी नौकरियां छोड़ छाड़ के खुद से ये वेंचर एक शुरू किया. तो अल्लाह का शुक्र है कि ये वेंचर ठीक चल रहा है. मुसीबतें हैं, वो तो हर एक जगह है, आप कोई भी बिजनेस कर लें
کوئی بھی کام کر لیں کہیں بھی کر لیں تو تکلیفیں تو اٹھانی جتنی آپ کے مقدر میں ہوتے ہیں اٹھانی پڑتی ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وٹ میٹرس از ویدر یو آر سیٹسفائڈ اور ناٹ, آپ کی اپنی جاب سیٹسفیکشن, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف, کہ آپ جب شام کو سونے جاتے ہیں تو ہاؤ سیٹسفائڈ یو آر. اینڈ اللہ کا فضل ہے, آئی آلویز آئی ایم ہیونگ اے ویری ونڈرفل اینڈ ساؤنڈ سلیپ. ماشاء اللہ, بہت ہی خوب, بہت ہی خوب. ناظرین محترم, ہمارے آج کے مہمان بشیر منظر صاحب جو کہ ایک صحافی ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں, ایک اخبار کے مالک ہیں, ان سے بات چیت جاری ہے. یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کے لیے رکتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. آپ وقفے کے اس پار آپ سے ملاقات کریں گے, کہیں جائیے گا مت. ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگرمل باغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں سوموار, منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ہیلپ لائن نمبر 7814792726. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فور ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. اور ناظرین, آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے جناب بشیر منظر صاحب جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں. ان سے مزید اور بھی باتیں ہوگی, لیکن فی الحال آپ تک پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے یہ خبر. پرائم منسٹر ڈسٹریبیوٹس 51K اپوائنٹمنٹ لیٹرز. ون مور نیوز فرام دا سیم پیپر. CS ریویوز NH44 ورکس ڈائریکٹس ٹو وے ٹریفک. جی, میرے ہاتھ میں ایک انگریزی اخبار ہے. یہ روزنامہ وہ ہے جہاں سے ہمارے ساتھی آج کے ہمارے مہمان بشیر منظر صاحب نے اپنا آغاز کیا تھا. اس پہ لکھا ہے گریز وٹنسڈ ٹرانسفارمیشنل چینجز ان لاسٹ 3 years. LG سنہا, یہ سنہا صاحب کا ماننا ہے, اور ان نے گریز میں ایک شینا کلچرل جو سینٹر ہے اس کا بھی افتتاح کیا. اس کے علاوہ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے. لکھتے ہیں کشمیر ہوسٹ مس ورلڈ ادر انٹرنیشنل بیوٹیز. حالانکہ یہ اخبار میں کئی جگہوں پر یہ سرخیاں بہت سارے اخباروں میں آج ہے کہ ہمارے یہاں مس ورلڈ نے آ کر یہاں بیٹھ کر کچھ لمحے گزارے, یہاں ایڈمنسٹریشن سے بھی ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا فوڈ بھی انجوائے کیا. جی, بہت ہی اچھی بات ہے یہ. ایک اور انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس, اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے. مشروم کلٹیویشن پیئنگ ریچ ڈیویڈنڈز ٹو کشمیری یوتھ. میرے ہاتھ میں وہ اخبار اب جہاں سے بشیر منظر صاحب نے اپنا پہلا جو ہیلتھ ٹیکسٹ لکھا تھا, جہاں سے وہ شائع ہوا تو وہ روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے. ثناء اللہ صاحب کا, ثناء اللہ بٹ صاحب کا, خواجہ ثناء اللہ بٹ یہ اخبار نکالا کرتے تھے. لکھتے ہیں گریز میں فوج اور ضلع انتظامیہ کے تیار کردہ اور ترقی یافتہ شینا کلچر سینٹر کا افتتاح. جموں کشمیر کے ہر طبقے کو یکساں حقوق کی فراہمی کے لیے انتظامیہ وعدہ بند. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہ جو کلچرز ہیں, ڈفرینٹ زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, انہیں کبھی کبھی لگتا تھا کہ ہم پر نظر ثانی نہیں ہوتی سرکار کی, لیکن سرکار کی نظر ہر کسی پر ہے اور ہر کسی کے لیے برابر ہے. جی, میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ. اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے. درخت پر چڑھنے کے دوران جب ایک نوجوان کو کرنٹ لگا تو بائی اسے بچانے کی کوشش میں خود ہی جلس کر دم توڑ گیا. اٹس ریئلی اے سیڈ نیوز. But at the same time, it shows the love and the bonding between the brothers. Right. ایک اور روزنامہ میرے ہاتھ میں, اب وہ روزنامہ جس کے بشیر منظر صاحب مالک ہیں. جی ہاں, یہ لکھتے ہیں ورلڈ بیوٹیز وزٹ بیوٹی آف دا ورلڈ. جی ہاں, یہ ہماری مس ورلڈ جو ہے وہ دنیا کی خوبصورت جگہ, یعنی جسے ہم زمین کا, دھرتی کا سورگ کہتے ہیں, کشمیر آئے. تو اس کی خبر, یہ خبر آئی ہے. اور دوسری خبر اسی اخبار سے, LG ہینڈس اوور سروتم جیون رکشا پدک ٹو مارٹیئرز فادر.
اور اسی کے ساتھ آج کے یہ جو روزناموں کی خبریں ہیں یہ مکمل ہوئی. حالانکہ خبریں بہت ہیں لیکن اگر ہم روزناموں کی خبریں پڑھتے رہیں تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے گفتگو جو ہے اس کا وقت نکل جائے گا. تو بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بشیر صاحب، جب آپ نے اخبار پہلے ویکلی شروع کیا اس کے بعد ڈیلی پر جب آئے ایک کاؤنٹ ہوتا تھا جو پرنٹس آتے تھے مارکیٹ میں، تب کا کاؤنٹ اور آج کا کاؤنٹ ذرا تھوڑا سا بتائیں گے اس بارے میں؟ جی بہت فرق آ گیا ہے. جب میں نے کہا نا کہ اگر شاید میں کبھی کوئی سیریسلی سوچتا ہوں کہ اگر شاید اس وقت یہ سوچا ہوتا کہ سوشل میڈیا آئے گا کیا کیا ہوگا، پتہ نہیں کچھ یہ پلنج لیا ہوتا یا نہیں لیا ہوتا. 2002 میں جب میں نے شروع کیا تو موسٹلی ہمیں جو سسٹین کرتے تھے ہماری ریڈرز کرتے تھے. ریڈرشپ اچھی خاصی سب کی ہوا کرتی تھی. مینس آپ کا میٹر کرتا تھا کہ کیا دے رہے ہیں آپ، کنٹینٹ کیا دے رہے ہیں آپ ریڈر کو، اسی لحاظ سے آپ کی ریڈرشپ تھی. تو ریڈرشپ واز ویری گڈ. آلموسٹ ہر ایک ہاؤس ہولڈ میں اخبار جاتا تھا، کوئی بھی اخبار، لیکن اخبار جاتا تھا. ہر ایک دکان پہ آپ کوئی نہ کوئی نیوز پیپر دیکھ لیتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اس میں جو پہلا ڈنٹ، اب سوشل میڈیا تو ہو گیا، لیٹلی سوشل میڈیا آ گیا، اس نے تھوڑا سا ریڈرشپ کم کر دیا. لیکن جو میں کہتا ہوں جو سیریس ریڈرشپ تھی وہ ابھی کم نہیں ہوئی تھی. سیریس کیونکہ سیریس ریڈر کے لیے ریٹن ورڈ از مور امپورٹنٹ دین ویژول اور وٹ ایور موبائل آپ کے نیٹ ورک. ریٹن ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بیکاز نیوز پیپرس آلویز بیکم پارٹ آف ہسٹری. بالکل. جب بھی کوئی ریسرچ کرنے آتا ہے تو انسٹیڈ آف گوئنگ انٹو آرکائیوز آف electronic media and all those things, they always go to libraries and get these. جتنے بھی ہسٹورینز لکھتے ہیں تو نیوز پیپرز ایک سورس بنتا ہے ساری ہسٹری کا. سو دیٹ وے ریٹن ورڈ از ویری امپورٹنٹ. اس کی آتھینٹک ہوتا ہے، اس کی افادیت کم نہیں ہو سکتی. بٹ جب آپ اس ورلڈ میں جا کے اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اخبار چلانا، تو آپ کو لگتا یو فیل دا پنچ کہ ریڈرشپ کم ہوتی جا رہی ہے. Particularly 2019 COVID was, I will tell you, that was the biggest hit to newspaper industry. You know, میں نیوز پیپر کا مالک ہو کے I would not dare to touch newspaper. اس پہ کہیں کووڈ کا وہ انفیکشن نہ ہو، وائرس نہ ہو. جب میں I wouldn't dare to touch a newspaper. دوسرے سے کیسے امید کرتے ہیں؟ How would I expect a reader? تو وہ کچھ ایک پیریڈ تھا، بیچ والا ایک پیریڈ، وہ تو that was disaster, I tell you. کہ we were all totally wondering what to do. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا اپنی دکان بڑھانے کی کوشش سوچ رہے تھے کہ بند ہی کر دو، کچھ نہیں ہونے والا ہے. بٹ فارچونیٹلی آفٹر دیٹ فیز واز اوور. تو اوور مطلب ابھی تو کووڈ اوور کبھی نہیں ہوگا، دیٹ از دیئر، بٹ جو اس کا انٹینس فیز تھا اوور تھا. تو اس کے بعد آہستہ ابھی میں آج جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو میں واک کر کے آیا گھر سے. تو میں بہت اچھا لگا جب میں نے نیوز پیپر والے کو سائیکل پہ جا کے مکانوں میں نیوز پیپر ڈالتے ہوئے دیکھا. تو ابھی زندہ ہے، ابھی دم ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جو سوشل میڈیا کا امپیکٹ جا رہا ہے اس سے نیوز پیپرز کی ریڈرشپ امپیکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو آپ کے فنگر ٹپ پہ سب کچھ اویلیبل، آپ اپنا موبائل کھول کے ٹک. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ کتنا آتھینٹک ہے. لیکن نیوز پیپر میں جو خبر چھپتی ہے آئی ایم باؤنڈ بائی سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن. مجھے ایک رجسٹریشن ملتی ہے، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، جواب دیں ہم کہیں پر. کچھ قوانین ہیں جو ہم پہ لاگو ہوتے ہیں، وی کی ناٹ کراس دوز لائنس. سو دوسری بات، جب میں کوئی خبر لکھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ کل مجھ سے پوچھا جائے گا. سو آئی ہیو ٹو چیک مائی سورسز، آئی ہیو ٹو authenticated what I am writing. I cannot go random and say کہ میں نے سڑک پہ کچھ دیکھا میں نے ایک دم بول دیا. کنٹینٹ اور کنٹیکسٹ کی بات ہوتی ہے. کنٹینٹ کیا ہے اس کا کنٹیکسٹ بھی سمجھ آنا چاہیے. لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب ریڈرشپ بھی ویسی ہی بن گئی ہے نا، لوگ بھی بڑا ایزی ہو گئے ہیں کہ خبر فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو اپنی مثال، اپنے گھر کی مثال بتاؤں. یہ پتہ یاد نہیں مجھے، 2-3 سال پہلے کی بات ہوئی تھی. ایک دن آپ کو یاد ہوگا ایک دن افواہ ہوئی، جو بچوں کا ویکسین ہوتا ہے، دن میں بچوں نے ویکسینیشن کا ڈے تھا، تو شام کو افواہ ہو گئی کہ کسی کی موت ہو گئی. اس سے بڑا پینک ہو گیا ہر جگہ. مجھے گھر سے فون آ رہے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے، آپ کسی بچے کا ویکسین کیا تھا، اب کیا کریں، کہاں لے جائیں. میں نے کہا یار یہ سب جھوٹ ہے. نہیں، واٹس ایپ پہ آ گیا ہے. مائی فیملی از ٹیلنگ می، واٹس ایپ نیٹ پہ آ گیا. میں کہتا ہوں میں ایڈیٹر نیوز پیپر کا آپ کو کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے، نہیں ہے. لیکن یہ کہتا ہوں میرے گھر میں پینک ہو گیا اس سوشل میڈیا کی ایک خبر سے. سو اس لحاظ سے اخبارات جو نکلتے ہیں پرنٹ میڈیا، اس کا اپنا ایک مقام ہے. ہاں اس میں کمی آئی ہوگی ریڈرشپ میں، لیکن دیکھنا ہے ہر ایک چیز کی اپنی عمر ہوتی ہے، اپنی ایک وہ
स्पैन ऑफ टाइम होता है. लेट अस सी सोशल मीडिया कब तक जाएगा और कितनी देर तक लोग इस पर भरोसा करते रहेंगे. सो इट्स अ डिबेटेबल थिंग. तो क्या आप उम्मीद ये लगा के बैठे हैं कि लोग वापस अखबारों की ओर आएंगे? मुझे देखिए वापस आना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि दुनिया आगे जा रही है. जी. तो वापसी का मैं सोच नहीं सकता हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अखबारों की इफादियत, अखबारों की इंपॉर्टेंस लोगों की नजर में रहेगी. तो ये रिटन वर्ड मर नहीं पाएगा. रिटन वर्ड मर गया तो इल्म मर जाएगा. जी. तो पूरी दुनिया की जो कोई विजडम है वो मर जाएगा. तो सब जितने भी अखबार आजकल हैं, जो भी हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं कश्मीर की अगर हम बात करें, तो तकरीबन सब ने स्विच ओवर किया है प्रिंट के साथ साथ डिजिटल. अब वो छोटी मोटी चैनल्स भी चलाते हैं अपनी, चाहे वो सोशल मीडिया पे चैनल लेकर आए हैं, अब वो अपने अखबार के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं. जी. क्या बशीर मंजर साहब ने कभी इस बारे में सोचा? जी, हम भी सीरियसली सोच रहे हैं. मसलन डिजिटल प्रेजेंस हमारी भी है, लेकिन अभी हम उतना सीरियसली इस पर नहीं कर रहे हैं. बट इट इज नीड ऑफ एन आवर. क्यों इसमें जरूरी है कि न्यूज़पेपर सब ऐसा करें? इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि न्यूज़पेपर्स कुछ रूल्स के अंडर काम करते हैं. सो अगर सारे न्यूज़पेपर डिजिटल हो जाते हैं, डिजिटल स्पेस ले लेते हैं, तो शायद जो रीडर्स तक न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि अगर रीडर सिर्फ डिजिटल ही देखना चाहता है, आपका न्यूज़पेपर हाथ में उठा के पढ़ना नहीं चाहता है, वहां भी आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलनी चाहिए. उसके लिए लाजिम है कि हर कोई न्यूज़पेपर डिजिटल की तरफ जाए और अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए ताकि रीडर्स को ऑथेंटिक, एक्यूरेट और सच्ची खबर मिल जाए. जी सर, वी वर टॉकिंग अबाउट रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़पेपर्स. हमें बताइएगा कि जब भी आप तक कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा पहुंचता है तो उसको कवर करने से पहले आप कैसे वेरीफाई करते हैं? देखिए, इसका अपना एक मैकेनिज्म होता है. से फॉर इंस्टेंस आई एम रिपोर्टिंग समथिंग, किसी कोई इंसिडेंट कहीं होता है, कोई भी वाकया हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ द ऑल पहले आपके पास रिपोर्ट आती है कि ऐसा हुआ है. देन व्हाट यू डू, यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट योर सोर्सेज. आपके हर जगह सोर्सेज होते हैं. You verify with your sources. अगर वो ऑथेंटिकेट करते हैं, then you go to the officials, concerned officials. से आपके ऑफिशियल्स होते हैं जो भी जिस मैटर के साथ भी वाबस्ता हो. इरिगेशन का मामला है तो आप कंसर्न इंजीनियर से बात करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी का मामला है कंसर्न से, पुलिस का मामला है पुलिस एसपी से, एसएचओ से बात करेंगे. वो सब फैक्ट्स जमा करके देन यू प्रेजेंट द रिपोर्ट. अब सोशल मीडिया में क्या होता है कि आपको किसी ने कोई बात बोल दी, आपने बता दी, क्योंकि आपको वेरीफाई, कल को शायद कोई दूसरे दिन रिबटल आ जाता है. तो लेकिन रिबटल कितने लोग पढ़ते हैं वो हमने देखा है न्यूज़पेपर में रख के भी. एक बार खबर छप गई तो पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है. फिर आप कितना रिबट करते रहो, जो डैमेज होना होता है वो हो जाता है. लेकिन न्यूज़पेपर्स में यह है कि जब तक आप कंप्लीटली वेरीफाई नहीं करोगे, एक तो आपके अपने सोर्सेज वो तो अलग हुआ क्योंकि उन पे आपको बड़ा विश्वास होता है, आपने उनको ओवर द टाइम देखा होता है, परखा होता है. उसके बाद आप ऑफिशियल्स को डेफिनेटली आप देखिए कोई भी न्यूज़ आसानी से नहीं छपेगी जिसमें ऑफिशियल कोर्ट नहीं होगा. पुलिस ने क्या कहा, एसएचओ ने क्या कहा, इलेक्ट्रिक इंजीनियर वो चीफ इंजीनियर ने क्या कहा, सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा, हर एक काउंटर बिल्कुल काउंटर करके डेफिनेटली यू प्रेजेंट अपनी खबर को आप हर जाविये से पेश करेंगे. क्योंकि अगर आप एक ही तरफ ले जाते हैं, एक तरफा ले जाते हैं, तो जिसको हम वो कहते हैं ना वो दैट इज व्हाट यू कॉल फेक काइंड ऑफ स्टोरी, जिसपे बड़े हंगामे होते हैं. बिल्कुल सही. और हमारा एक लफ्ज आजकल कश्मीर में है जो बहुत ही खतरनाक है और जो बहुत खतरनाक आगे हो सकता है, वो लफ्ज है दपान. Exactly. Dapan is it is so dangerous. It's so dangerous. It is so dangerous because you are not taking blame to yourself. You are saying Dapan. कोई कह रहा है. कौन कह रहा है? Nobody knows. True. Dapan is it's really very dangerous. True. और मैं कहता हूँ कि ऐसे डेंजर्स से समाज में बहुत सारी मसाइल पैदा हो रहे हैं. बिकॉज कुछ भी हो सकता है. आप दपा करके आपने कुछ ऐसी बात बता दी जिसमें हंगामा हो गया, किसी जान जा सकती है, किसी का नुकसान हो सकता है. लेकिन क्या करें, ये माहौल बन गया है. बशीर मंजर साहब जब सहाफत में आए तो वो बहुत ही शौक से आए थे, बहुत सैक्रिफाइस करके आए थे. आज का बच्चा जो जर्नलिज्म में आना चाहता है वो किसी मकसद से आता है. उसके पास शौक नहीं है, उसके पास वो चिंगारी नहीं है अंदर जो उसको जर्नलिज्म की तरफ खींच रही है. उसे खुद भी नहीं पता कि वो जर्नलिज्म में क्यों आ रहा है. क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा. मैं कहूँगा जो हमारे बच्चे आ रहे हैं ना, खासकर पर्टिकुलरली दोज जो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पढ़ के आ रहे हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट बॉयज एंड गर्ल्स. आई हैव ऑलवेज एनकरेज्ड देम, आई हैव ऑलवेज wanted them to shine because we have very talented young journalists.
जो ट्रेंड, मैं कहता हूं जो जर्नलिज्म पढ़ के आते हैं आप, क्योंकि जब मैं जर्नलिस्ट बना था तब ट्रेंड जर्नलिस्ट, जब यहाँ मैस कम्युनिकेशन का उस जमाने में नहीं था, उसके बाद डिपार्टमेंट आया। जब मैंने पढ़ा था तो उन दिनों मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट था ही नहीं, वो तो बहुत लेट आया मैस कम्युनिकेशन जर्नल का डिपार्टमेंट। तो आज के बच्चे जो ग्रेजुएशन से पहले ही ज्वाइन करते हैं, 12th के बाद ही जर्नलिज्म ज्वाइन करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि वो जर्नलिज्म करें। वो एमए नहीं आते, इसको पंजाबी में एमए बोलते हैं, या जो ग्रेजुएशन करने के बाद मैस कम्युनिकेशन एमए के लिए जाते हैं तो वो भी कॉन्शियसली जाते हैं। हाँ, अब एक तबका ऐसा आ रहा है जो कहीं कहीं नहीं है, ना जर्नलिज्म में कहीं ना कहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट है, क्योंकि उसको जर्नलिस्ट किसने बना दिया है? आज के इंटरनेट में, मोबाइल ने। कहीं भी आप देखें तो हर जगह सड़क पे आपको बंदा आपको रिकॉर्ड करते नजर आएगा। तब साहब क्या कहना आपके इसके बारे में, रिकॉर्ड करके अपने फेसबुक पे चला रहा है। तो वो जो आ रहा है ना, वो जर्नलिज्म जो आ रहा है वो बहुत डेंजरस है। वो बहुत ही डेंजरस है सोसाइटी के लिए, एज अ होल, फॉर द सोसाइटी, फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। दे ब्लैकमेल पीपल, तो वो पता नहीं क्या क्या स्कैंडल्स करते रहते हैं, कुछ अखबारों में भी कुछ बातें आती रहती हैं, लेकिन वो जर्नलिज्म बहुत डेंजरस है। उस पर हर समाज को नजर रखनी होगी। इसमें यह नहीं कहूंगा कि सरकार को कुछ करना होगा, सरकार इसमें क्या कर सकती है? मोबाइल सरकार लोगों के हाथों से छीन नहीं सकती, किसी का फेसबुक रोक नहीं सकती है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, तो यहां पे हर किसी को हक करे, लेकिन समाज को खुद नजर रखनी है। मैं खुद हैरान हो जाता हूं जब मैं पढ़े लिखे लोगों को ऐसे फजूल लोगों के वीडियोज देखते हुए देखता हूं, जो लाइक करते देखता हूं, और मैं उनको बोलता हूं भैया, वो कहते हैं वो हम हंसने के लिए, हम जोक के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा लेकिन तुम व्यूवरशिप बढ़ा रहे हो ना, तो अब तो व्यूवरशिप बढ़ा रहे हो, उनको एनकरेज कर रहे हो। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड एंड सोसाइटी एज अ होल हैज टू फाइट। बशीर मंजर साहब, एक टर्म है जिसे हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं। इस येलो जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन मोहतरम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जुड़ चुके हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन लेकर। तो आइए पहले देखते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन, उसके बाद बशीर साहब से सवाल पूछेंगे कि येलो जर्नलिज्म क्या होता है और कहां हमारे कश्मीर में देखने को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे हम, सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि बच्चे में फुर्ती जो है वो किसी काम भी आ जाए। देखिए, हम जितने जितने बड़े होते जाते हैं, हमारे वो समझिए कि जो फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ती है। हम कहते हैं कि इतना, क्योंकि बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, और उसमें से फिल्टर करके हम कहाँ ध्यान दें। हम कहते हैं हमारा बच्चा अटेंशन दे नहीं पाता है। हमारे पास ऊपर वाले ने, मैंने वही कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स में 7 स्किल्स जिन पे काम होता है। कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं मेंटल एबिलिटी टू डू थिंग्स एफिशिएंटली। वो क्या चीजें हैं? उसमें पहली चीज आ जाती है, अब देखिए उसमें परसेप्चुअल, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स आता है, ऑडिटरी, फिर उसके बाद रीजनिंग, लॉजिक्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, अटेंशन। इनमें से आज हम जो बात करेंगे इस सेगमेंट में, वो करेंगे विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स। हजारों चीजें आ रही हैं, आप जब फोकस करना चाहे क्या उसको कर सकते हैं। आप कितना अटेंटिव हैं वो आप देख लीजिएगा, यू विल एंजॉय इट। बच्चे क्लास में, ये 8 बॉल हैं, आप देख लीजिएगा, इसमें से कुछ बॉलों के कलर अभी चेंज हो जाएंगे। उन्हीं जिनके कलर चेंज हो जाएगा फिर वापस सेम कलर हो जाएगा, उनको आपको देखना है। सिर्फ 15 सेकेंड्स। अब देखिए, ये जो ब्राउन है इनको वापस कलर हो, इन्हीं पे नजर रखिए, चारों पे बच्चे कर पाते हैं ये। इनमें देखिएगा आप किस बॉल पे, हो सकता है आप चारों को कर पाएं, तो तब आपका अटेंशन लेवल बहुत अच्छा है। आप देखिएगा कितने, अब ये नंबर बोलिए वो कौन से थे जिनको ब्राउन हुआ था। हो सकता है आप 1 बोले, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4। अगर 4 हो गया तो ये आपका जो पेरिफेरल विजन और आपका जो विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स हैं ये अच्छे हैं। इसके बाद क्या होगा, दोबारा देखिए, अब स्पीड थोड़ी तेज हो रही है। अगर आपने, जब बच्चे उस लेवल पे आ जाते हैं, आप देखिए इन ब्राउन 4 में से 1 पे नजर रखिए, 2 पे या 4 पे रख सकते हैं तो रखिए। अब देखिए अगेन 30 सेकेंड्स में, 25 सेकेंड्स में, इनमें देखिएगा, खुद जज कीजिएगा कितने नंबर आप इनमें से दें, कौन सा नंबर थे वो बॉल, उनका देखिएगा। हो सकता है आपका 1 करेक्ट आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, मुश्किल है 4 आया हो किसी को। लेकिन जब बच्चे इस लेवल पे भी आ जाते हैं, उसके बाद और फास्ट, ये स्पोर्ट्स में बहुत कैटेगरी में बहुत ज्यादा काम आ जाता है। अब आप देखिए वो बॉल्स, अब हो सकता है मुश्किल से 1 आध नंबर आपको दिख जाए, कौन सी वॉलीबॉल कहां जा रही है। आप हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, रश में चला रहे हैं, आपका ये बहुत जरूरी है, ये बढ़ाना बहुत, ये जो विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स बच्चे में बढ़ाने बहुत जरूरी हैं। अब देखिए इसमें हो सकता है एक कोई हो सकता है,
जब ये रिसर्च किया गया तो देखा गया जो बड़े लोग हैं, अगर वो भी 5 हफ्ते की जब वो रिसर्च की गई बच्चों पे और बड़ों पे, उन्होंने देखा कितना चेंज आ गया। फिर उसके बाद 1 साल तक के लिए देखिए तो कितना चेंज आ जाता है। ये कराया जा सकता है, ये वर्कशॉप इस तरीके से कराए जाएंगे। तो परसेप्चुअल विजुअल स्किल्स जब आपके ये बढ़ेंगे तो आपका अगर जिस चीज़ पे ध्यान देना होगा आप इमीडिएट उस पर ध्यान दे पाएंगे, उसी चीज़ पे फोकस कर पाएंगे, चाहे वो कितना भी हिले। आप हॉकी खेल रहे हैं, देखिए फॉर्चुनेटली इंडियन हॉकी का मैं माइंड ट्रेनर भी वुमेन्स का यूको बैंक का मैं रहा, 3 साल रहा। तो वो जो किस तरीके से वो जीतते थे, क्योंकि इट इज़ नॉट कि वहाँ कोच तो आपको सिर्फ वो सिखा सकता है कैसे स्कूप मार सकते हैं, कैसे रुकाना है, लेकिन जो डिसीजन लेना है वो उसका है। दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव स्किल्स, इमीडिएट। तो हमारे पास तो प्रोसेसिंग इतनी स्लो है कि मैंने आज आपको बात बोली, आधे घंटे बाद आप बोलते हैं हाँ अब समझ में आ गया आपने क्या बोला था। सर प्रोसेसिंग को करेक्ट करना है, ये प्रोसेसिंग कराई जा सकती है। जब हम ये करेंगे तो बच्चा जल्दी समझेगा, बहुत जल्दी समझेगा, और अटेंशन उसका रहेगा, फोकस डेवलप किया जा सकता है। ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। हर स्कूल में मस्ट है 21वीं सदी के लिए। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। डॉक्टर परहूट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं अभी हुमैरा से बात कर रहा था इसी सिलसिले में कि ये जो सेगमेंट होता है ये बहुत फायदेमंद होता है। इसे अगर सच में आप घर पर इनकी जो बताई हुई बातें हैं उन्हें आजमाएं तो बहुत फायदा हो सकता है। इस सेगमेंट पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारे आज के मेहमान बशीर मंजर साहब से। जी हाँ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो। और आज के हमारे जो इस शो की जीनत बनकर बैठे हैं हमारे मेहमान बशीर मंजर साहब, एक जर्नलिस्ट और एक अखबार के एडिटर, डेली न्यूज़पेपर इनका आता है अंग्रेजी में। इन्हीं से बात हो रही है। और सवाल मैंने पूछा था सेगमेंट पर जाने से पहले कि येलो जर्नलिज्म जो टर्म है ये क्या है और कश्मीर में से आप कहां देखते हैं। जी बस साहब। देखिए, ये हर एक तबके के साथ कुछ ट्रेजेडीज भी जुड़ी होती हैं जी। अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। येलो जर्नलिज्म कोई कश्मीर स्पेसिफिक या जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक वबा नहीं है, बीमारी। ये वर्ल्ड वाइड है, ये वर्ल्ड वाइड है। और पर्टिकुलरली हमारे साउथ एशिया में कुछ इसका ज्यादा चलन है। ये बदकिस्मती है कि कुछ लोग जो सहाफत जानते हैं, जो सहाफत में हैं मुख्तलिफ पोजीशंस पे कहीं भी, तो वो सहाफत को सिर्फ तिजारत की नज़र से देखते हैं। और इसको एक तिजारत तो ठीक है, तिजारत तो है ही, इसमें पैसा भी है, पैसा देना भी है और लेना खर्च भी करना है। लेकिन जो सहाफत को नाजायज तरीके से पैसा बटोरने का एक जरिया बनाते हैं, येलो जर्नलिज्म को लेके आप देखें क्या होता है कि आप किसी को पिछले कई साल पहले, मुझे लगता है 15-20 साल पहले एक स्कैंडल इंडिया में एक्सपोज हुआ था पेड न्यूज़ को लेके। मुझे उस जर्नलिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र से थे कहीं से थे, उनने वो एक्सपोज किया था कि उनने कुछ मॉनिटर किया, कुछ अच्छे अखबार मॉनिटर किए उन्होंने। उसमें एक खबर थी, एक मुख्तलिफ अखबार में एक ही खबर थी और लबो लहजा एक ही था। किसी मानिए बशीर मंजर की तारीफ की गई थी और एक ही लहजे और एक ही अल्फाज तक चेंज नहीं हुए थे। तो उस पर रिसर्च करते हैं उनको पता चला ये पेड न्यूज़ है। देखिए, आपके अखबार में इश्तिहार होते हैं लेकिन उसको आप लिखते हैं ये एडवर्टीजमेंट है, लेकिन इश्तिहार के तरीके से पेश नहीं कर सकते हैं, वो तो जुर्म है। तो वो दैट इज येलो जर्नलिज्म। तो येलो जर्नलिज्म में क्या होता है कि लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, किसी अफसर की कोई वीकनेस। पहले तो मैं अपने दोस्त अफसरों पे कहता हूं अपनी वीकनेस कोई आपको ब्लैकमेल करे। लेकिन अब जो ये मिसचीफ करने वाले लोग होते हैं उनके पास हजारों ट्रिक्स होती हैं। येलो जर्नलिज्म हमेशा से सहाफत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, जेन्युइन सहाफत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। कश्मीर में पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे बहुत जो मैं सुनने में आता है, बहुत लोग हमसे बात करते हैं, इस हद तक बात करते हैं। मैं कल एक दावत में था और वहां बात हो रही थी और मैं शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि मुझे लोग जानते थे। जहां मुझे नहीं जानते मैं ठीक हूं, मैं कहता हूं मैं किसी को बोलता ही नहीं। मैं कभी अपना जर्नलिज्म, आप यकीन करेंगे वजह यही येलो जर्नलिज्म है कि आप मेरे पास प्रेस का कार्ड नहीं देखेंगे, मैंने अपना आधार कार्ड रखा है, दैट्स माय आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि लोग ऊब गए हैं, इतने जर्नलिस्ट उनके आसपास खड़े बैठे हैं और वो हरकतें कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हर कोई वो बशीर मंजर को भी इसी तरह से, और जेन्युइनली उनको क्या पता बशीर मंजर कौन है। बशीर मंजर भी साफी है, अच्छा जिसने उनको लूटा है वो भी साफी, तो फिनिश उनको, उसके लिए तो वही एक यार्ड स्टिक है ना। तो मैं जब पहले भी अर्ज कर रहा था इस सोशल मीडिया को लेके कि इसका तदारुक सोसाइटी कर सकती है, इसकी रोक और कोई नहीं कर सकता। सोसाइटी को आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसे लोगों को
اور جب آئیڈینٹیفائی ہوں گے, کیونکہ یہ جرم ہے, جو وہ کر رہے ہیں وہ جرم ہے, اس کی پھر سزا سرکار دے گی, لیکن پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. آئیڈینٹیفائی میں نہیں کر سکتا, آپ بتائیں گے تو آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ کیوں لکھیں گے؟ کیونکہ میں اگر اس بندے کے فالوورز بہت سارے لوگ ریڈرز ہیں جی, تو میں کون ہوتا ہوں ان کی وزڈم کو چیلنج کرنے والا. یہ تو وہ ریڈرز ڈیسائیڈ کرنے چاہیے کہ ہم تک جو نیوز آ رہی ہے فیک ہے یا صحیح نیوز ہے. کیا یہ جرنلزم یہ کسی کو بلیک میل کر کے کچھ کر رہا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی چھوٹی سی ہے, سب کو پتا چلتا ہے کہاں کیا چل رہا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ڈگ کر لیں, ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار نکل آئیں گے. اتنی چھوٹی سوسائٹی ہے, بہت ہی چھوٹی, ہم کوئی بہت بڑی سوسائٹی نہیں ہے. سو سوسائٹی ہیز ٹو ویک اپ, اٹ ہیز ٹو سی, بیکاز دیکھیے یہ آپ کی سوسائٹی کے فیبرک کو توڑ دے گا. جتنا یلو جرنلزم ہوگا, جتنا فیک نیوز ہوگا, یہ ہماری روایتوں کو توڑ دے گا, یہ سوسائٹی کو سک بنا دے گا, بیمار سوسائٹی بنا دے گا. تو سوسائٹی کو جاگنا پڑے گا, ان کو ڈسکریج کرنا پڑے گا ایسی چیزوں کو, ایسے چینلز کو, ایسے فیس بک پیجز کو, ایسی جو بھی یوٹیوب چینلز ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ یلو جرنلزم چل رہا ہے, جھوٹ کہاں پھیلایا جا رہا ہے, ان کو ڈسکریج ویورز کو کرنا پڑے گا. وہ اس کو دیکھنا بند کریں گے تو ان کی دکانیں خود بند ہو جائیں گی. جی سر, جی سر اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, جب آپ نے کریئر کی شروعات کی ایز اے جرنلسٹ, تب سے لے کر ابھی تک کیا کیا جرنلزم میں آپ نے چینجز پائی؟ دیکھیے بہت اچھی چینجز بھی آئی ہیں, بہت اچھی چیز. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب میں نے صحافت شروع کی تھی, میں کوئی ٹرینڈ جرنلسٹ نہیں تھا. انگریزی زبان آتی تھی, اردو زبان آتی تھی, لکھنا جانتا تھا, گرامیٹیکلی آئی وڈ رائٹ آلویز کریکٹ, دیٹس اٹ. لیکن صحافت کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ شاید اتنا زیادہ پتہ نہیں, وہ سیکھا فیلڈ میں آ کے. پازیٹیو چینج آئی کہ بہت ہی اچھے صحافی آئے. ہمارے کشمیر کی میں بات کروں گا, جموں کشمیر کی بات کروں گا, بہت ہی ٹرینڈ بچے آئے جو شائن کر رہے ہیں آج دنیا بھر میں. آپ دیکھیں بڑے بڑے ورلڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ کشمیری بچیاں کام کر رہی ہیں. میرے گھر میں جرنلسٹ پیدا ہو گئے, میری فیملیز میں جرنلسٹ ہیں جو ورلڈ دیز ایسوسیشنز, میڈیا ایسوسیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں. سو یہ پازیٹیو آ گئی, میڈیا بڑا وائبرنٹ بن گیا. پہلے کا جو میرے بچپن کا میڈیا تھا وہ بہت اچھا میڈیا تھا, لیکن زیادہ تر رپورٹیج ہوتی تھی اور کبھی انالیٹیکل پیس آتے تھے. میڈیا نے اب آہستہ آہستہ میڈیا نے ڈیبیٹ شروع کر دیے, ریڈرشپ کو انوالو. پہلے یہ ون سائیڈڈ کمیونیکیشن تھا, بالکل نیوز پیپر سے آپ کو خبریں ملتی تھی, دیٹ اسٹارٹ. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ نیوز پیپرز کو ایک ڈیبیٹ کا پلیٹ فارم بنا دیا. ریڈرز کو موقع ملتا ہے ریسپونڈ کرنے کا, ان کے مضامین آپ چھاپتے ہیں, ان کے ریسپانسز آپ چھاپتے ہیں. تو ایک میں نے کہا نا, جب تک یہ نیوز پیپرز کا یہ اچھا خاصا ریڈرشپ تھا تو ایک بہت اچھا میکینزم بن گیا تھا. اس وقت اس ماحول میں یلو جرنلزم کا بہت کم چانس تھا, کیونکہ لوگ کمیونیکیٹ کر رہے تھے نیوز پیپرز کے ساتھ, اپنی مرضی کے نیوز پیپر کے ساتھ. وہ سب پازیٹیوز تھی. نیگیٹوز یہ آ گئے کہ جس طرح ہم ابھی یلو جرنلزم کی بات کر رہے تھے, کیونکہ بہت ایزی ہو گیا سوشل میڈیا کے بعد سے جرنلسٹ بننا. ہمارے ہاں جب ہم تھے تو ایکریڈیشن ہوا کرتی تھی, ویریفیکیشن ہوا کرتی تھی, پھر جا کے آپ کو کبھی کام کرنا پڑتا تھا, پھر آپ کو ریکگنائزیشن ملتی تھی. آپ کو ایڈیٹرز آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے پرس نوٹ ٹھیک کرنے میں کتنے مہینے لگا دیتے تھے, معمولی سے پرس نوٹ ٹھیک کرنے میں. آپ کتنے بھی ٹیلنٹڈ پڑھے لکھے ہوں, لیکن سوشل میڈیا نے ہر ایک کو ایڈیٹر بنا دیا, ہر ایک کو اینالسٹ بنا دیا, ہر ایک کو پولیٹیکل کمنٹیٹر بنا دیا. وہ ایک ڈاؤن گریڈ جو وہاں سے, ادروائز اٹ واز اے بیوٹیفل پلیٹ فارم آف کمیونیکیشن بٹوین پیپل اینڈ دا میڈیا. سر ون مور پازیٹیو تھنگ از دیئر کہ لڑکیاں جو ہے وہ بھی اب لڑکیاں بہت آ رہی ہیں, اینڈ آئی ول سے اٹ ود آتھینٹسٹی دیٹ مائی نیوز پیپر واز دا فرسٹ نیوز پیپر to give a chance to girls in Kashmir Valley. And I'm telling you with authenticity. This was the first newspaper. مختصراً جاننا چاہیں گے بشیر منظر صاحب سے. بشیر منظر صاحب سے پہلے ان کے گھر میں کوئی صحافی نہیں تھا, لیکن بشیر منظر صاحب کے بعد میں آپ صحافی بن رہے ہیں. کون کون ہے مختصراً جاننا چاہیں گے؟ میرا بیٹا وہ صحافی ہے, he works with my newspaper and he's also film maker, اس میں بھی فلم میں بھی ہے. میری بانجی ایک ہے, وہ امریکن ایک نیوز ایجنسی کے ساتھ کام کر رہی ہے. سو میرا ایک دوسرا بانجا ہے میرا, وہ بھی نیوز پیپرز کے ساتھ کام کر رہا ہے. سو تو اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشیر منظر صاحب اپنے راہ بنے اور انہوں نے باقی وائرس پھیل رہا ہے. سر آخر پہ ایک میسج چاہیں گے جو آج کے دور میں بچے چاہتے ہیں جرنلزم میں آنا, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ یو آر ٹیلنٹڈ, یو ہیو ٹیلنٹ.
अपने टैलेंट को दागदार मत होने दो. You do the journalism, do journalism. Because people need good journalists, people need genuine journalists. लेकिन स्वय मत हो जाओ सोशल मीडिया की रेल पेल देख के, स्वय मत हो जाओ. जर्नलिज्म के जो बेसिक उसूल आपको यूनिवर्सिटी में स्कूल में पढ़ाया जाता है और फिर न्यूज़पेपर न्यूज़ रूम में आके पढ़ाया जाता है, उन उसूलों से कभी हटो मत. जो भी देखो उस पर देखते यकीन मत करो. जब तक पूरी तरह वेरीफाई चीज को न करो तब तक लोगों तक वो खबर मत पहुंचाओ. वो खबर नहीं होती है, अफवाह होती है. अफवाहबाज मत बनो. हाँ, खबर देने वाले अच्छे मुखबिर बनो. नॉट मुखबिर इन नेगेटिव टर्म. खबर देने वाले बहुत ही नेक मुखबिर बनो. अफवाहबाज मत बनो. बशीर मंजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो आने का. दोनों का शुक्रिया. यहाँ प्रोग्राम को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. तो नाजरीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. आज हमने बशीर मंजर साहब से बात की, जो कि एक सहाफ़ी हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने सहाफ़त को दे दी और आज भी कोशिश में लगे हुए हैं कि बेहतर से बेहतर सहाफ़त का जो वो असूल है उसे ज़िंदा रखें. तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. हम दोनों को आज के प्रोग्राम से दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.